गुड आफ्टरनून बच्चों। कल अपन ने नॉन कोऑर्डिनेट जिसमें लोअर इन्वर्टिब्रेट हायर इन्वर्टिब्रेट के बारे में कुछ चर्चा करी थी। आज टैक्सोनॉमी के बारे में वर्गीकरण और नोमेनक्लेचर जिसमें सम्मिलित करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। विज्ञान में इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, पर्टिकुलरली जीव विज्ञान बायोलॉजी में, जिसमें अपने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की इतनी ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं जिनको एक सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करके अलग अलग ग्रुप में बांट के क्लासिफाई करके ही अपन इसकी जानकारियों को अच्छे से संकलित कर सकते हैं, जिसको आगे यूज में लिया जा सकता है। जैसा अपने को पता है, विज्ञान की परिकल्पना में ये मानते हैं कि जो भी अध्ययन या ज्ञान प्राप्त होता है उसकी सिस्टमेटिक तरीके से उसको संकलित किया जाए। जो टैक्सोनॉमी की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि टोटल यदि अपने पूरे ब्रह्मांड में जीवों की स्पीसीज की संख्या देखें तो लगभग 13,35,188 स्पीसीज अभी तक ज्ञात हैं, जिसमें से 12 लाख तो केवल नॉन कोऑर्डिनेट इनवर्टिब्रेट्स की ही हैं। 96% तो केवल इनवर्टिब्रेट्स की ही पाई जाती हैं। जैसा कि कल इनवर्टिब्रेट्स में अपन ने लोअर इनवर्टिब्रेट और हायर इनवर्टिब्रेट की बात करी थी, जिसमें 9 संघों को सम्मिलित किया था: प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, निमेटोड्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मुलस्का, इकाइनोडर्मेट्स। इन सभी संघों को यदि अलग अलग अपन स्पीसीज के बारे में जानकारी लेना चाहें आप नोट भी कर सकते हैं। जैसे प्रोटोजोआ की अभी तक 80,000 स्पीसीज जो हैं वो ज्ञात हैं। स्पॉन्जेज, जिसमें पोरीफेरा के अंतर्गत अपन इसको कंसीडर करते हैं, इसकी लगभग 9,000 जातियाँ, सिलेंट्रेटा की 11,000 जातियाँ, निमेटोड की 25,000 जातियाँ, एनिलिड्स की 16,500 जातियाँ, आर्थ्रोपोड्स की लगभग आपके 11.5 लाख स्पीसीज जो हैं आर्थ्रोपोड्स के अंतर्गत आती हैं, जिसमें केवल आप लोगों ने इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। तो इंसेक्ट्स जो हैं वो इस 11.5 में से 9.5 लाख तो स्पीसीज केवल इंसेक्ट्स की भी पाई जाती हैं। इसी तरह से मोलस्का ग्रुप है, उसमें 93,000 जातियाँ हैं। इकाइनोडर्मेट्स हैं, इसमें लगभग 7,000 जातियाँ हैं। तो इन सब जातियों को के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को देखते हुए अलग अलग अपन ने संघों में बांटा हुआ है। यही क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण है, इसका श्रेय यदि अपन पूर्व में देखें तो एरिस्टोटल जो अरस्तु है उसको जाता है। उसको फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी अपन जानते हैं। उनके द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, हिस्टोरिया एनिमेलिया, जिसमें उन्होंने अप्राकृतिक रूप से वर्गीकृत किया था। जैसे रुधिर के रंग के आधार पे एक समूह बनाया जिसको इनाइमा कहते हैं। इस इनाइमा समूह को 2 भागों में उन्होंने बांटा, विविपेरस और ओविपेरस। विविपेरस जरायुज यानी बच्चे जन्म देने वाले रेड ब्लड समूह ग्रुप के प्राणी, और ओविपेरस यानी अंडे देने वाले जो लाल रक्त वाले समूह हैं उनको। इस वर्गीकरण को अप्राकृतिक वर्गीकरण कहते हैं। आगे जैसे ही और ज़्यादा जानकारियाँ आई तो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत कैरोलस लीनियस का नाम जो है 18वीं शताब्दी में उन्होंने एक बुक प्रकाशित करी, सिस्टेमा नेचुरी। उस सिस्टेमा नेचुरी के 10वें संस्करण में उन्होंने नेचुरल अपन कह सकते हैं वर्गीकरण की व्याख्या करी, प्राकृतिक वर्गीकरण। जैसे अपन ने अभी इससे पूर्व में अरस्तु की बात करी थी, उन्होंने तो
अप्राकृतिक वर्गीकरण की बात करी, लेकिन जो कैरोलस लीनियस हैं, इन्होंने जो भी नेचर में प्राकृतिक रूप से सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज पाई जाती थी लक्षणों के आधार पे वर्गीकृत किया। इसी को अपनी नेचुरल वर्गीकरण के अंतर्गत लेते हैं। मॉडर्न आधुनिक जमाने में कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं और इनके नेचुरल क्लासिफिकेशन के आधार पे, समानताओं विषमताओं के आधार पे इन्होंने अनेक कैटेगरीज बनाई, टैक्सास बनाए, कैटेगरीज बनाई और उस कैटेगरीज के आधार पे टैक्सोनॉमिक रैंक निर्धारित की गई। उसको हायरार्कियल ग्रुप या उत्तराधिकारी समूह के रूप में भी अपन जानते हैं। जैसे ही मैं आप इन समूहों के बारे में बताऊंगा, उनके पदों का क्रम है, जैसे किस जगत को वह प्राणी बिलोंग करता है। किंगडम हो गया, किंगडम जो है वो कई फाइलम्स से मिल करके बनता है, सभी फाइलम्स को के समूह को मिला करके बनाते हैं। तो नेक्स्ट हायरार्कियल ग्रुप, सबसे पहला तो सबसे बड़ा तो हो गया किंगडम, एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम, यदि दो भागों में अपन बांट सकते हैं पूरे सजीव जगत को। तो जगत हो गया किंगडम, जो कई समूहों फाइलम से, संघों के ग्रुप से मिलके बनता है, सभी संघों को इसमें शामिल करते हैं। इसी तरह से एक जो संघ है, एक जो फाइलम है, वो कई तरह के क्लासेस से मिल करके बनता है। वर्ग, क्लास को वर्ग कहते हैं। एक जो क्लास है वही कई तरह के ऑर्डर से मिल करके बनता है। एक ऑर्डर में कई फैमिलीज होती हैं, परिवार होते हैं, उनको सम्मिलित करते हैं। एक फैमिलीज में कई वंश जीनस के प्राणी होते हैं और एक जीनस में कई तरह की जातियां पाई जाती हैं। यानी जो बेसिक यूनिट अपन कहें वर्गीकरण की, वो तो स्पीसीज हुई, जाति हुई। विभिन्न जातियां मिलकर के जीनस का निर्माण, वंश का निर्माण करेंगी और कई वंश मिलकर के फैमिलीज का निर्माण करेंगे, कई फैमिलीज मिलकर के ऑर्डर का निर्माण करेंगे, कई ऑर्डर मिलकर के क्लास का निर्माण करेंगे, कई क्लासेस मिलकर के फाइलम का निर्माण करेंगे और सभी फाइलम मिलकर के एक किंगडम का या जगत का निर्माण कर देते हैं। तो ये जो हायरार्कियल पदानुक्रम जो लीनियस ने दिया, ये वर्गीकरण में, वर्तमान के वर्गीकरण में हर एक जगह अपने काम में आता है। इस जूलॉजी के अंतर्गत ही आप लोगों को जब प्रैक्टिकल्स की क्लासेस करवाई जाती हैं, तो उसमें विभिन्न संघों के, फाइलम्स के प्राणी आपको दिखाए जाते हैं, जिसमें आपको क्लासीफाई करना पड़ता है। उसमें इन्हीं सब का जिक्र होता है कि जो भी फलाना एनिमल है वो इस फाइलम का है, इस क्लास का है, इस ऑर्डर का है, इस जीनस का है, इस स्पीसीज का है। ये अपन ने टैक्सोनॉमी का एक पार्ट लिया, जिसमें अलग अलग समूहों को एक पदानुक्रम में सम्मिलित किया। कोई भी इस सजीव जगत में जो एनिमल पाया जा रहा है या ऑर्गेनिजम्स पाया जा रहा है, उसकी आइडेंटिटी, पहचान जब भी हो सकती है जब उसका अपन नामकरण कर दें। जिस तरह से अपने परिवार में अपना नाम रखा जाता है और उसी से अपन पहचाने जाते हैं कि फलाना दिलीप सिंह है, फलाना उषा है, या कोई भी नाम अपन रखते हैं, तो उषा कहते ही अपने को इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल्स की पहचान के लिए नामकरण आवश्यक है, नोमेनक्लेचर आवश्यक है। इसी तरह से एनिमल्स का भी जो नामकरण है वो किया जाता है। इसके लिए कई सिद्धांत हैं, जिसमें सबसे फेमस, प्रसिद्ध जो कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति के नाम से अपन जानते हैं। जो कैरोलस लीनियस ने ये पद्धति दी, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, बाइनोमियल यानी दो नाम दिए जाएंगे। इसमें जो पहला नाम होता है वो वंश का होता है, जीनस का होता है। दूसरा नाम जो होता है वो जाति का होता है, स्पीसीज का होता है। जो वंश का नाम होता है वो इंग्लिश की वर्णमाला कैपिटल लेटर से प्रारंभ करते हैं लिखना, उसका पहला अक्षर जो होगा वो कैपिटल लेटर से होगा, और स्पीसीज का जो होता है वो स्मॉल लेटर से अपन प्रारंभ करते हैं।
और इन नाम को जैसे जूलॉजिकल नेम के नाम से जानते हैं, जूलॉजिकल नेम जब भी लिखे जाएंगे तो इटैलिक कुछ तिरछे लिखे जाएंगे। यदि अपन उसको तिरछा नहीं कर सकते तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दी जाती है, रेखांकित कर दिया जाता है, तो उसका नामकरण पूरा हो जाता है। जैसे अपने मनुष्य स्वयं के जूलॉजिकल नेम की बात करें तो अपन ने अपना जो जीनस है वो होमो है, स्पीसीज जो है वो सैपियंस है, तो होमो सैपियंस में एच कैपिटल लिखेंगे अपन और सैपियंस में एस जो है वो स्मॉल, और इनको कुछ तिरछा लिखेंगे। तिरछा यदि नहीं लिख पाते हैं तो इसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। और एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मेंढक है, मेंढक को अपन राना टिग्रीना कहते हैं, राना इज द जीनस, टिग्रीना इज द स्पीसीज। घरेलू चिड़िया है, उसको पेसर डोमेस्टिकस, पेसर इज जीनस, डोमेस्टिकस इज स्पीसीज। शेर है जैसे पैंथरा लियो, पैंथरा इज जीनस, लियो इज स्पीसीज। इस जूलॉजिकल नाम को एक आइडेंटिफाई अपन कह सकते हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने के लिए एक कांग्रेस हुई थी जिसमें इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर की प्राणी जगत के नामकरण के लिए एक नियमावली बन जाए, जो चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में यदि उसका जूलॉजिकल नेम पुकारा जाए तो वो सेम हो। ये नहीं कि नेपाल में किसी नाम से अलग पुकार रहे हैं, इंडिया में किसी नाम से पुकारा जा रहा है, यूएसए में किसी नाम से पुकारा जा रहा है। तो इस नियमावली के अंतर्गत 6 नियम बनाए गए। उनका मैं एक एक नियमों का आपको हिंट दूंगा, बताऊंगा, आप नोट कर सकते हैं। जैसे पहला नियम, इन्हीं जो अपन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वगैरह अपन ने अभी डिस्कस किया है मैंने, उसमें से ही नियमावली के नियम के कुछ पॉइंट्स जो हैं आएंगे। एक तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि जाति के ऊपर के जितने भी वर्गीकी के स्तर होंगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की जिसकी बात करी थी, किंगडम है, फाइलम है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज तक की जो हायरार्की की बात करी, तो स्पीसीज से ऊपर के जितने भी वर्गीकी के स्तर होंगे वो एक पद वाले होंगे, एक पदीय होगा। और दूसरा पॉइंट ये है, जाति का जो नाम होगा वो द्विपदीय होगा, जो अभी मैंने डिस्कस किया ही है आपका द्विनाम पद्धति में, कि पहला पद जो जीनस का होगा, दूसरा पद जो होगा वो जाति का होगा। तो जाति को तो 2 पदों में लिख सकते हैं, और इसके ऊपर के जितने भी इसके स्तर होंगे, किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है, किस फाइलम को बिलोंग कर रहा है, किस ऑर्डर को बिलोंग कर रहा है, वो सारे के सारे एक पद वाले होंगे। यदि किसी भी जाति में कई बार उपजाति भी जुड़ जाती है तो उस स्थिति में इसको त्रिपदीय भी जाति के नाम को लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल जो लास्ट में आपके जीनस स्पीसीज के बाद में उपजाति को जो जोड़ दिया जाता है उसको त्रिपदीय नाम जो है अपन दे सकते हैं। नामकरण जो होता है इसका वो लैटिन भाषा में होता है। लैटिन भाषा को इसलिए शामिल किया गया है कि वो मृत भाषा है, उसमें कोई भी नया शब्द या नई चीज़ जो है वो नहीं जुड़ रही है, जो थी एग्जिस्ट कर रही थी, जो लुप्त हो गई है, वही भाषा जो है उसी भाषा में अपने जूलॉजिकल नेम जो है वो उसका नामकरण करते हैं। ये तीसरी बात थी इसके नियमावली की। चौथी बात थी कि जिस वैज्ञानिक ने प्रथम बार उस एनिमल के बारे में वर्णन किया हो तो उस वैज्ञानिक का नाम प्लस ब्रैकेट में कोष्टक में उसका वर्ष भी लिखा जाएगा, यानी उसको भी एक पहचान देंगे। जिस भी वैज्ञानिक ने उस एनिमल को कह सकते हैं पॉइंट आउट किया, उसका नामकरण किया, तो उसका नाम भी लिखा जाएगा वैज्ञानिक का और वर्ष भी जो अपन लिखेंगे। ये इसका चौथा नियम था। एक जाति का नाम लिखते समय जैसे बताया था, वंश का जो प्रथम अक्षर होगा वो कैपिटल में होगा, बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, और जो जाति का नाम होगा वो छोटे अक्षर से प्रारंभ होगा और उसको तिरछा लिखेंगे। यदि तिरछा नहीं लिख सकते हैं तो रेखांकित करेंगे। ये इसका 5वां पॉइंट था इसी नियमावली का, जो इंटरनेशनल आपके कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए बने थे। छठा जो लास्ट है, यदि किसी जंतु के नाम को में परिवर्तन कर दिया गया, बाद में किन्हीं कारण से उसमें कोई परिवर्तन कर दिया जाता है,
तो उसके नाम के आगे सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने, जिस साइंटिस्ट ने उसका वर्णन किया, उसका नाम वर्ष भी आएगा। उसके बाद जो चेंज किया गया है, परिवर्तन किया गया है, जिस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है, जिस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया है, उसका नाम वर्ष भी आएगा। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं जो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए थे। आज के लिए बस इतना ही।